हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही आप बताएंगे कि ये आज का वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक रहा है, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है वो लैब असिस्टेंट और जो स्कूल व्याख्याता के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे? क्योंकि लैब असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है, सिर्फ उन्हीं से पूरा सिलेबस है। और स्कूल व्याख्याता में यानी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसमें 50 से 55 क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी से रहने वाले हैं। इसलिए ये वाली क्लास दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपको ये मैराथन क्लासेस या जो वीडियो कराने का तरीका है अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स का मैसेज था कि मैम आप मैराथन क्लासेस करवा दीजिए एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो कितने लोग इस चीज़ से मतलब एग्री हैं, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस जो है यूट्यूब पर फ्री में पूरा जो सिलेबस है, पूरा तो मैं नहीं कह पाऊंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम सिलेबस करवाने की। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्दी ही रिविजन जो क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर इसी चैनल पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। और अपनी जो ये मैराथन रहने वाली है वो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लास्ट में जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ट्रक कृषि के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर अपना एक है अंगूर की खेती, दूसरा है सब्जी की खेती, तीसरा है डेयरी कृषि और चौथा है मिश्रित कृषि, ठीक है। तो ट्रक कृषि को जो है उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप यहाँ पर जो केवल कृषि की सब्जी होती है, केवल सब्जी की जो कृषि की जाती है, केवल और केवल सब्जी की कृषि की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अपना दो राइट हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं कि जो अंगूर की खेती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कह दिया जाता है विटीकल्चर, विटीकल्चर, ठीक है। फिर है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और अपनी एनसीईआरटी में मतलब कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं वो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। वो वाले क्षेत्र आपको भी ये यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें आएगा उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप, ठीक है। कई जगह उत्तर पश्चिम यूरोप की जगह जो है डेनमार्क भी लिखा हुआ आ जाता है, डेनमार्क भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें दिया हुआ है कनाडा, कनाडा, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और एक है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक क्षेत्र और है जिसका नाम है यहाँ पर तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा था जो शायद केवीएस में था या किसी और में था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें था कि जो डेयरी कृषि है या दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक यानी सबसे पहले स्थान पर कौन सा होगा। तो इसमें ये सारे ही दिए हुए थे लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें ये राइट था उत्तर पश्चिमी यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर अपना उसमें ये वाला ठीक होने वाला था। तो आपको ये वाले जो है, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और हम देखते हैं कि जो ये मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि क्या है? पशुपालन, पशुपालन के साथ में फसल उत्पादन भी की जाती है तो उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कह दिया जाता है मिश्रित कृषि, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों के बारे में ऐसे याद होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन करने से हमारे इसके साथ में कितने सारे और क्वेश्चन रेडी हो गए कि हमें ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के राइट टिक मार्क किया है, बाकी इनके साथ साथ में बहुत सारी चीजें भी हमने देख ली हैं, यानी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कर ली है। इसीलिए आपको लास्ट तक जो है वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है।
और आप खुद बता के जाएंगे कि ये जो ये वीडियो था आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन एक है कृत्रिम रेशा, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा है कागज उद्योग, चौथा है इमारती लकड़ी उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? पहला है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा क्या है? ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, ठीक है। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। जो कृषि आधारित उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। तीसरा है कागज उद्योग और चौथा है इमारती लकड़ी उद्योग। तो ये दोनों ही क्या है? ये वन आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार साइबेरियन रेलवे लाइन के पूर्वी छोर का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन एक है मास्को, दूसरा है नोवोसिबिर्स्क, तीसरा है चीता और चौथा है व्लादिवोस्टोक। ये वाला जो रेल मार्ग है वो इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इससे इतनी बार क्वेश्चन आया है कि पूछो मत। कभी उसकी लंबाई पूछ ली जाती है, कभी जो है उत्तरी छोर पूर्वी छोर पूछ लिया जाता है, कभी दक्षिणी छोर पूछ लिया जाता है, कभी इसके ऊपर जो स्थित स्टेशन है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम इसको पूरा एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं कि अपना कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मान लो ये है इसका, इसमें क्या पूछा है कि पूरी छोर। अच्छा, यहाँ से हम पश्चिमी छोर से लेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे और ये मान लो कि ये पूरा क्या है? ये प्रशांत महासागर तक क्या है? ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर, ठीक है। और ये दोहरा पथ है, ये ठीक है, दोहरा पथ है और पूरा कैसा है? विद्युतीकृत है, विद्युतीकृत है, ठीक है। उसके बाद में है कि इसके पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक की लंबाई हमने देख ली, 9322 किलोमीटर है, दोहरा पथ है और विद्युतीकृत है। पश्चिमी छोर पे कौन सा हो जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, पिट्सबर्ग। और इसके पूर्वी छोर पर यहां हम लेंगे पूर्वी छोर, ये कौन सा है? पूर्वी छोर। पूर्वी छोर पे हो जाएगा व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पूर्वी छोर व्लादिवोस्टोक, उधर प्रशांत महासागर की तरफ, ठीक है। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार दूसरे कलर से, ठीक है। इसके ऊपर कुछ स्टेशन दिए हुए हैं, उनका नाम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। एक बार एनसीईआरटी जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है उसमें इनका क्रम पूछा था, शायद पूर्व से पश्चिम की तरफ था। तो आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ दोनों ही तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर मास्को, फिर है कजान, फिर है ट्यूमिन, ठीक है। उसके बाद में आएगा जो है अपना नोवोसो, ये जो है नोवोसी, नोवोसिबिर्स्क, बिर्स्क, ठीक है। और एक और इसके ऊपर है वो है चीता, चीता, ठीक है। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है जिसका नाम है खैब्रो क्या करके है, खैब्रोवस्को। यहाँ पर एक और दिया हुआ है जिसका नाम है खैब्रोवस्क, ठीक है। तो ये वाले जो नाम दिए हुए हैं वो आपको, ये जो सारे के सारे मतलब यहाँ जगह दी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार पूछ लिया था चीता को देकर के कि चीता क्या है, ये क्या है? ये एक कृषि केंद्र है यहाँ का, ठीक है। ये क्या है? कृषि केंद्र, कृषि केंद्र है। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। फिर से हम फटाफट देख लेते हैं। पार साइबेरियन जो रेलवे है उसकी कुल लंबाई 9022 किलोमीटर है, ये विद्युतीकृत है, दोहरा पथ है इसका, ठीक है। इसके बाद में ये पूर्वी छोर है इसका सेंट पीटर्सबर्ग, और सॉरी पश्चिमी छोर है इसका सेंट पीटर्सबर्ग, और पूर्वी छोर हो जाएगा इसका व्लादिवोस्टोक। इसके ऊपर मेन जो स्टेशन है वो है मास्को, कजान, ट्यूमिन,
नोवोसिबिर्स्क, चीता और खैबरोवस्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी छोर कौन सा है, तो पूर्वी छोर कौन सा है आप खुद ही बता दीजिए, इसका पूर्वी छोर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, व्लादिवोस्टोक क्या है इसका जो पूर्वी छोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो निम्नलिखित मापनियों में से किसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में नहीं होता है, सत्य है, असत्य है, इन सब पर ध्यान रखना है। और हाँ, किसी स्टूडेंट्स का मैसेज था कि मैम जो पेपर अभी 2022 में हमने जो लास्ट देखा था कि लगभग 90% पेपर जो एनसीईआरटी से ही था, वो वाली वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। पूरे प्रूफ के साथ में हमने देखा है कि 100 में से 90% यानी 90 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उन्हीं से लिए गए थे। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट्स का मैसेज था कि मैम जो पेपर है उसका लेवल यही रहेगा क्या। अभी देखो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हर पेपर का जो लेवल है पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को हमें मिल रहा है। इसलिए देखो जो क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं सिर्फ यहीं से। ठीक है, पूछने का तरीका जो है चेंज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको सत्य असत्य पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, कौन सा इसमें से नहीं है। तो आपको मतलब उन चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन कथन कारण वाले या कथन वाले इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी या जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी को भी अगर आप लास्ट टाइम में अच्छे से कर लेते हो तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके ले जाओगे और आप सिलेक्शन जरूर पालोगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जब किसी मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो निम्नलिखित मापनियों में से किसमें बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन 1 है कथनात्मक मापनी, दूसरा है निरूपक भिन्न मापनी, तीसरा है रैखिक मापनी और चौथा है पुरानी मापनी। तो किसमें जब मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो कौन सी मापनी है जिसमें मापनी में कोई चेंज नहीं आता है। तो कथनात्मक मापनी, इसमें आता है कथन चेंज हो जाएगा जब मापनी में भिन्नता आएगी। जो निरूपक भिन्न मापनी है इसमें भी जो है चेंज हमें देखने को मिलता है। एक है रेखिक मापनी या इसको कह दिया जाता है आलेखी मापनी, आलेखी मापनी। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रशासनिक वर्ग में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन 1 है वाराणसी, दूसरा है कटनी, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है नागपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक नगर है वो क्या है। प्रशासनिक नगर मतलब वे नगर जहां पर ज्यादातर किसी स्टेट की राजधानी होती है या मतलब देश की राजधानी होती है वो होते हैं, या फिर जहां पर जो सरकारी कार्यालय हैं उनके प्रशासनिक कार्यालय होते हैं तो वो वाले क्षेत्र क्या होते हैं, प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, और तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से हम आंसर निकाल लेते हैं। पहला है वाराणसी, तो वाराणसी क्या है, यह एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक नगर है। शैक्षणिक नगर है। ठीक है, उसके बाद में है कटनी। कटनी कहाँ है, ये एमपी में है और यह एक औद्योगिक नगर है। ये क्या है, एक औद्योगिक नगर है। उसके बाद में है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है, यह एक प्रशासनिक नगर है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। नागपुर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कह दिया जाता है ऑरेंज सिटी। ठीक है, हम सभी जानते हैं ये। तो एक बार हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से नगर जो है यहाँ पर प्रशासनिक नगर है या फिर कौन कौन से नगर यहाँ पर सांस्कृतिक नगर है। तो सांस्कृतिक नगर में क्या आएगा, सबसे पहले हम प्रशासनिक नगर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक नगर में हम जैसे लेंगे न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, ठीक है, और लंदन। इनके जो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, इन एग्जाम के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे हमारे लिए याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो एनसीईआरटी में है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो गया, और कैनबरा, ये क्या हो गया, ये हो गए यहाँ पर प्रशासनिक नगर। उसके बाद में सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा एक तो जेरूसलम,
जेरूसलम, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा वाराणसी, हो ही गया। फिर है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। फिर है, मतलब ये तो आपको पता ही है, जेरूसलम, जगन्नाथपुरी है। और उसके बाद में वाराणसी हो गया, और एक हो जाएगा मक्का। मक्का, ये सब क्या है? ये सब है सांस्कृतिक नगर। उसके अलावा जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि खनन नगर कौन कौन से हैं, तो खनन नगर अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो है ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स, और एक है धनबाद, धनबाद। ये क्या है? ये खनन नगर है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि जो ब्रोकन हिल्स है वो कहां पर है, ये आप कमेंट करके खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सा दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर पूछा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके के जो क्रम होते हैं ना, पहला छोड़ करके दूसरा स्थान ही पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ना शुरू के 3-4 वो याद होने चाहिए कि पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है और तीसरे पे कौन सा है। 3 तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे स्थान वाले पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किस किस के बीच में है। ये है इलाहाबाद से सदिया के बीच में, नहीं, कहाँ से हो जाएगा, सब ये है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। उसके बाद में है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो है सदिया से धुबरी के बीच में, सदिया से धुबरी के बीच में, ठीक है। फिर तीसरा किस किस के बीच में है? तीसरा है ये हो जाएगा तीसरा वाला किस किस के बीच में हो जाएगा? सदिया से धुबरी के बीच में। ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 851 किलोमीटर, ठीक है, 851 किलोमीटर। तीसरा है कोटापुरम से कोलम के बीच में, कोटापुरम से कोलम के बीच में, कोलम के बीच में, ठीक है। और चौथा किस किस के बीच में है? ये है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में, काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में, पुदुचेरी के बीच में, ठीक है। ये वाला है, इसकी लंबाई है शायद 178 किलोमीटर है, और ये है 1000 इसकी लंबाई है 168 और इसकी है 1078 किलोमीटर, 78 किलोमीटर। तो इन सब की जो लोकेशन है वो भी हमें साथ साथ में याद होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है और इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 1620 किलोमीटर एक की है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें यहाँ से पूछा है। दूसरा है सदिया से धुबरी के बीच में 851 किलोमीटर, तीसरा है कोटापुरम से कोलम के बीच में 168 किलोमीटर, चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में 1078 किलोमीटर। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले देखो इनके क्रम भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है, क्रम भी हमें याद होने चाहिए। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा पहला, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो चौथे नंबर का है ये, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। एक पहले जो नेशनल वाटर हाईवे है, ठीक है, इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा 4 नंबर, ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा 2 नंबर और चौथे नंबर पे आएगा 3 नंबर। तो कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर या कम से ज्यादा की ओर, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे लंबा है
इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1920 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है काकीनाडा से पुदुचेरी 1078 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। और चौथा है कोटापुरम से कोलम के बीच में 178 किलोमीटर। ठीक है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो टोटल 5 है। एनसीईआरटी नई वाली में 5 दिए हुए, पहले जो पुरानी वाली थी उसमें 4 ही दिए हुए हैं। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग जनसंख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो जो नमामि गंगे है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला है तटबंधों का निर्माण, दूसरा है औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, तीसरा है नदियों का विकास, चौथा है नदियों के तल की सफाई। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे ये कब शुरू किया गया था। ये किया गया था जून 2014 में। ठीक है, जून 2014 में। इसमें पूछा है कि कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना 1 राइट हो जाएगा। जो तटबंधों का निर्माण है वो इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो गंगा नदी है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है उसकी साफ सफाई को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें औद्योगिक प्रवाह की निगरानी ये भी है। दूसरा है नदियों के विकास, नदियों का विकास ये भी है। तीसरा है नदियों के तल की सफाई और नदी किनारों के नदी किनारों का विकास एक ये भी है। ठीक है, और एक और यहाँ पर दिया हुआ है तल की सफाई, एक है गंगा ग्राम, एक है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, एक है जन जागरूकता। तो ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं कि जो इसके उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा इसमें नहीं है। और एक और इसमें बच जाता है वनीकरण। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो नमामि गंगे है इसके उद्देश्य क्या है, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हो जाते हैं। और ये गंगा नदी है उसको लेकर के प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से उसकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थित है। उत्तर में कौन सी है, ऑप्शन 1 है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी है जो सबसे उत्तर में है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे उत्तर में कौन सी हो जाएगी। एक बार हम छोटा सा जो इंडिया का मैप देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो नदियां दी हुई हैं उसमें हम देखेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। ये निकलती है नर्मदा। ठीक है, कहां से निकलेगी, ये निकलेगी अमरकंटक की पहाड़ियों से। फिर उसके बाद में निकलेगी यहाँ पर गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी निकलती है यहाँ से। ठीक है, ये है गोदावरी कहाँ से निकलती है, या ये निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक से। उसके बाद में निकलती है यहाँ से कृष्णा। ठीक है, इसका प्रवाह इधर है और इन दोनों का प्रवाह किधर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और नर्मदा नदी का है अरब की खाड़ी की तरफ। ठीक है, फिर जो ये क्या है, ये है कृष्णा कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वरम से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में। उसके बाद में है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर है, कर्नाटक में, वहां से निकलती है कावेरी। कौन सी निकलती है, कावेरी। ठीक है, ये नदियां हैं। तो आप खुद देख लीजिए, आप इसका आंसर आप खुद लगाइए कि इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है कि जो ये नदियां दी हुई हैं उनमें सबसे उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है सबसे उत्तर में है। ठीक है, और एक जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका क्रम क्या है। तो एक आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। गोक्रमन का
मन का, ठीक है। मतलब ये क्या है, मतलब लंबाई के आधार पर इनका ट्रिक है, ठीक है। सबसे लंबी और छोटी, इस तरीके से इनका ट्रिक है। गो से हो जाएगा गोदावरी, सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है महानदी, और सबसे लास्ट में आ जाएगी कावेरी। कावेरी, ठीक है। तो ये वाला क्रम भी आपको याद होना चाहिए, और इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए गौक्रमन का, इससे आपको ये वाला याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जाता है? जनसंख्या का स्थानिक वितरण, ठीक है। ऑप्शन एक है प्रतिशत दंड आरेख विधि से, दूसरा है सम्मान रेखा विधि से, तीसरा है दंड आरेख विधि से, और चौथा है बिंदु विधि से। तो कौन सी विधि से यहाँ पर ये सब जो है बताया जाएगा? जनसंख्या स्थानिक वितरण किसके द्वारा बताया जाता है? जो मानचित्र है उसमें मात्रात्मक वितरण की जो विधियां हैं, मात्रात्मक वितरण की विधियां, वो 3 विधियां दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है? एक तो दी हुई है सम्मान विधि, ठीक है, और एक दी हुई है कोरोप्लैथ वर्णमात्री विधि, वर्णमात्री विधि, जिसको कह दिया जाता है कोरोप्लैथ, कोरोप्लैथ। एक है बिंदु विधि, बिंदु विधि, ठीक है। इसको कह दिया जाता है डॉट मेथड। क्या कह दिया जाता है? डॉट मेथड। ये क्या है? ये है वर्णमात्री विधि यानी कोरोप्लैथ, बिंदु विधि यानी डॉट मेथड, और इसमें सम्मान विधि। सम्मान विधि क्या है कि समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं समताप रेखा, कौन कौन सी है एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे समताप रेखा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी जो केवीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, समवर्षा का पूछा था उसमें, ठीक है। समवर्षा रेखा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब और भी आ जाएंगे। फिर है वर्णमात्री विधि। वर्णमात्री विधि में हम किसको देखते हैं? वर्णमात्री विधि में हम देखेंगे जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व को किससे दर्शाया जाता है? वर्णमात्री विधि से दर्शाया जाता है। उसके बाद में है बिंदु विधि। बिंदु विधि में हम किसको देखेंगे? बिंदु विधि में देखेंगे कि जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का स्थानिक वितरण है, जनसंख्या वितरण को किससे दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है डॉट मेथड यानी बिंदु विधि से। क्वेश्चन अपना पूछा है कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, बिंदु विधि से, ठीक है। तो ये वाली जो मात्रात्मक जो ये विधि है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 3 विधियों से ही पूछा जाता है, सम्मान विधि, वर्णमात्री विधि और बिंदु लेखा विधि। ये आपको बिंदु विधि ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भौतिक मानचित्र वर्ग में रखा गया है? तो किसको रखा गया है भौतिक मानचित्र वर्ग में? ऑप्शन नंबर अपना एक है राजनीतिक मानचित्र, दूसरा है मृदा मानचित्र, तीसरा है जनसंख्या मानचित्र, और चौथा है आर्थिक मानचित्र। तो जो भौतिक मानचित्र है उनको प्राकृतिक मानचित्र भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, ठीक है। प्राकृतिक मानचित्र में हम किनको देखते हैं कि जो प्रकृति में हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे उच्चावच हो गया है, भूगर्भिक मानचित्र हो गए, और जो मृदा मानचित्र हो गए, ठीक है। इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे इसमें। इसमें आएंगे उच्चावच मानचित्र, ठीक है, भूगर्भिक मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, एक है इसमें महासागरीय मानचित्र, ठीक है, मृदा मानचित्र, मृदा मानचित्र, और इसमें और आ जाएगा, और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें प्रवाह मानचित्र,
जो नदियों के प्रवाह है उसको दिखाने के लिए, और भी उच्चावच है उनको दर्शाने के लिए जो है प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो भौतिक मानचित्र में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। जो मृदा मानचित्र है वो किस में आएगा? वो आएगा इसमें भौतिक मानचित्र में। तो राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र और आर्थिक मानचित्र, ये तीनों ही किस में आएंगे? ये आ जाएंगे सांस्कृतिक मानचित्र में। सांस्कृतिक मानचित्र में, सांस्कृतिक मानचित्र में इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं? इनके अलावा आ जाएगा मानव प्रजाति मानचित्र, मानव प्रजाति मानचित्र, ठीक है। एक है भाषा मानचित्र, भाषा मानचित्र, ये भी किस में आएंगे? ये भी सांस्कृतिक मानचित्र में आएंगे। 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से भारतीय मानक समय किसके साथ निर्धारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, दूसरा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और तीसरा है 72 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, और चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये है 0 डिग्री देशांतर। तो क्या होता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो जो है गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये मान लो ये है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो इसको दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और पूर्व, यानी ये वाला हो जाएगा। हम इसको एक बार या तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो जो है पूर्व और पश्चिम 2 गोलार्ध में बांटती है। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या है? गोलार्ध, ठीक है। तो गोलार्ध कैसे है? मतलब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके नीचे वाला जो आधा भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला आधा भाग है उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके इधर वाला पूरा आधा भाग है पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इसके आगे वाला भाग है पूर्वी गोलार्ध। इस तरीके से पूरे ग्लोब को हम 4 गोलार्धों में बांट देते हैं। यानी उत्तर पूर्व ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। इसमें भारत की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? ये मान लो कि भारत है यहाँ पर अपना, ठीक है, यहाँ है भारत। तो इसमें पूछा है कि 82.5 डिग्री, यानी 0 डिग्री से जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उससे अपना जो मानक समय वो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और पूरे जो देशांतर है, मतलब पूरे जो ग्लोब है उसको 7.5 के गुणा में 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पूरा जो ये ग्लोब है उसको 7.5 के हिसाब से जो है कितने उसमें बांटा गया है? इसमें इसको बांटा गया है 24 कटिबंधों में, ठीक है। 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। इसी तरीके से करते करते अपने इंडिया से एक वो निकलती है, एक देशांतर निकलता है, ठीक है। ये मान लो ये है इंडिया, ठीक है। यहां से एक देशांतर गुजरेगा, यहां से वो कितना है? ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। इसको क्या कह दिया जाता है? ये है भारतीय मानक समय। जो 82.5 डिग्री है वो क्या है? भारतीय मानक समय। और इसको हम ये क्यों लेते हैं कि ये
पूर्वी है, देखो 82.5 डिग्री और 82.5 डिग्री पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है। तो हम कौन से गोलार्ध में, पूर्व पश्चिम हम किससे, देशांतर से देख रहे हैं। भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर अपना मानक समय किस में आएगा, ये भी आएगा पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर अपना इसमें 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये जो अपनी 82.5 डिग्री है वो कितने स्टेट से निकल रही है, अपने जो इंडिया में कितने स्टेट से निकल रही है, ये है 5 से निकल रही है। किस किस से, सबसे पहले आएगा यूपी। यूपी का जो इलाहाबाद है उसमें नैनी स्थान से ये जो रेखा है वो निकलती है, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद में आएगा एमपी, एमपी के बाद में आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर बाद में आएगा ओडिशा और फिर आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आएगा यूपी, फिर एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर आएगा ओडिशा और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, जहां से ये रेखा निकलती है। साथ ही साथ हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, ये कितनी है, 23.5 डिग्री। इसमें दिख रहा है क्या कलर, चलो दूसरा कलर देख लेते हैं, ठीक है। जो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों से काटती है, लगभग मध्य से गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री है, ये किस किस जो कर्क रेखा है इंडिया में, कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा इसमें, सबसे पहले निकलेगी इधर से अपने गुजरात से, पहला हो जाएगा गुजरात। उसके बाद में है राजस्थान, राजस्थान, फिर आ जाएगा एमपी, ठीक है। एमपी के बाद में आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद में हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, फिर आ जाएगा त्रिपुरा और सबसे लास्ट में आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो ये जो 8 स्टेट हैं वो कर्क रेखा इन 8 स्टेट से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आपको ये वाली चीजें आपको दोनों ही याद होनी चाहिए कि ये जो है 82.5 डिग्री कहाँ से निकलती है और जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ये कहाँ से गुजरती है इंडिया में, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सतह पर औसत वायुदाब निम्नलिखित में से कौन सा है। तो समुद्री सतह पर औसत वायुदाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है 1.00 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है 1.09 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और लास्ट है 1.11 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समुद्री सतह पर पूछा है, ठीक है, समुद्र की सतह पर पूछा है, औसत वायुदाब जो है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अपने एनसीईआरटी में एक छोटी सी सारणी बना करके दी हुई है, उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, जितनी भी सारणियां दी हुई हैं, वो आपको अच्छे से देखनी है, अच्छे से उनको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें समुद्र सतह पर औसत वायुदाब कितना होता है, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रत्येक 10 मीटर पर, प्रत्येक 10 मीटर पर, प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार जो है वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। समुद्री सतह पर कितना है, समुद्री सतह पर है 1013.25 मिलीबार, ठीक है, 1013.25 मिलीबार क्या है, ये हो जाएगा समुद्री सतह पर वायुदाब, औसत वायुदाब, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसमें 2 राइट हो जाएगा, 1.03 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, प्रति मिलीबार आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर कैसे आ गया, ठीक है। तो ये मिलीबार में लेते हैं हम वायुदाब को, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो हो गया समुद्री सतह पे, फिर उसके बाद में हमसे पूछा है, इसमें पूछा है 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे कितना हो जाता है, ये सारे के सारे जो डाटा है वो पूछे गए हैं। 1 किलोमीटर पे हो जाएगा 8,898, पॉइंटों में कुछ दिया हुआ है वो आप याद कर लेना। वैसे अगर आप 898 भी याद रख लेंगे, इतना ही पूछा जाता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद में है 5 किलोमीटर पे पूछा है, 5 किलोमीटर पर कितना है, लगभग इसका आधा हो जाता है, यानी ये मान लो कि 540, ठीक है, 540 मिलीबार,
पॉइंटों में भी कुछ संख्या दी हुई है, वो आप खुद देख लेना। फिर उसके बाद में है 10 किलोमीटर पर। तो ये 10 किलोमीटर वाला है, ये तो अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो 10 किलोमीटर है उस पे मतलब कितना मिलीबार कम हो जाता है, इसमें हो जाएगा 265 मिलीबार, 265 मिलीबार। तो ये सारे के सारे डाटा वहाँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाने वाला है वो है ये कि 1013.25 मिलीबार औसत वायुदाब है समुद्री सतह पर। ठीक है, उसके बाद में है 1 किलोमीटर के ऊपर कितना हो जाएगा, 898 मिलीबार। उसके बाद है 5 किलोमीटर पे 540 मिलीबार और 10 किलोमीटर पे 265 मिलीबार क्वेश्चन इसका मतलब मिलीबार वायुदाब इसका हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी किसी एग्जाम में कुछ टाइम पहले ही पूछा गया है 10 किलोमीटर पे। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर विश्व के मानचित्र को बनाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है बॉन प्रक्षेप, दूसरा है नौमनिक प्रक्षेप, तीसरा है खमदीय समक्षेत्रफल प्रक्षेप और चौथा है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। वैसे तो जो विश्व का मानचित्र है वो मर्केटर प्रक्षेप पे बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में भी मर्केटर नहीं दिया हुआ है, मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। इसको लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है, इसको लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फसलों को दर्शाने के लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फसलों को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी फसल हो जाएंगी, यहां आ जाएगी चाय, कॉफी, ठीक है, गन्ना और रबड़, नारियल। तो इन सब क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मतलब ये जो बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप यानी लैम्बर्ट प्रक्षेप का यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में अक्षांश तक स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ऑप्शन 1 है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, दूसरा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तीसरा है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर और चौथा है 5 डिग्री 45 मिनट उत्तर। तो उत्तर उत्तर क्यों आ रहा है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में दक्षिणी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश तक फैली हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे ठीक है, ये मान लो मोटा मोटा कि इंडिया का इस तरीके से मैप है। तो इसकी जो हम अक्षांशीय स्थिति देखते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो जाएगी यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट से यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये तो हो गई इसकी अक्षांशीय स्थिति। अब है देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट। ये हो गई इसकी देशांतरीय स्थिति। तो ये हो गई इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। हमें पूछा है कि भारत के दक्षिणी सीमा में बंगाल की खाड़ी का अक्षांश, बंगाल की खाड़ी में क्या होता है कि इधर जो अरब सागर है इसमें तो हम देखते हैं कि यहाँ है लक्षद्वीप, ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो जो अंडमान निकोबार है इसका इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है, 45 मिनट पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना तीसरा राइट हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, ठीक है। अगर भारत की मुख्य भूमिका पूछे तो हम 8 डिग्री 4 मिनट लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो भारत है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है,
लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है। ठीक है, ऑप्शन एक है निमग्न द्वीप, दूसरा है मध्य महासागरीय कटक, तीसरा है परवाल द्वीप और चौथा है गंभीर मैदान। ये वाले क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गए ना कि पूछो मत, कितनी बार रिपीट हो गए हैं। तो एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना एक राइट हो जाएगा, निमग्न द्वीप, और इसको गुयोट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गुयोट भी कह दिया जाता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि जो समुद्र है उसमें अधस्थल के कुछ उच्चावच दिए हुए हैं, उनमें है एक निमग्न द्वीप, गुयोट। ठीक है, तो निमग्न द्वीप ये कहा जाता है कि लगभग 10,000 निमग्न द्वीप हैं कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो एक जैसे ये क्या है, ये मान लो ये है समुद्र। ठीक है, ये हो गया समुद्र। तो समुद्र में क्या है कि कुछ ऐसे नुकीले शिखर वाले पर्वत होते हैं। ठीक है, नुकीले शिखर वाले पर्वत होते हैं, इनको क्या कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है समुद्री टीला, समुद्री टीला। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल बाद में देखें। इसके बाद में समुद्री टीले के समान ही एक और संरचना होती है, लेकिन उनके जो शिखर होते हैं वो चपटे होते हैं, तो इनको कह दिया जाता है निमग्न द्वीप, निमग्न द्वीप। ठीक है, फिर है इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, परवाल द्वीप। परवाल द्वीप जो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर परवाल द्वीप पाए जाते हैं। और जो ठीक है, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक कैसे बनती है कि जब दो, ये मान लो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं मध्य महासागरीय कटक का आइसलैंड। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है आइसलैंड, ये हमें याद होना चाहिए, आइसलैंड। इसी के साथ में एक समुद्री टीले का भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, इनके सारे एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए। एम्पेरर टीला, एम्पेरर एम्पेरर टीला ये कहाँ है, ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी जो मतलब हवाई द्वीप हैं उनका विस्तार है एम्पेरर टीला। और जो समुद्री कटक, ये जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका विस्तार है यहाँ पर आइसलैंड। ठीक है, फिर है परवाल द्वीप, ये हमने देख लिया है। फिर है गंभीर मैदान। तो गंभीर मैदान में क्या होगा कि गंभीर मैदान इनकी जो गहराई पूछी जाती है कितनी होती है, 3000 मीटर से 6000 मीटर, यानी 6000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में इनकी गहराई होती है। ठीक है, और जो मैदान है, जो गंभीर मैदान है वो क्या है, ये मंद ढाल वाले हैं, मंद ढाल वाले। ठीक है, और ये समुद्र के सबसे चपटे और चिकने, सबसे मतलब चिकने और सपाट, सबसे चिकने चिकने और सपाट क्षेत्र हैं। ठीक है, सपाट क्षेत्र हैं ये हमें गंभीर। और इनमें क्या है, गाद और जो मृत्तिका है उसका जमाव होता है। किसका जमाव होता है इनमें, इनमें होता है गाद और मृत्तिका का। ठीक है, गाद और मृत्तिका, इसका जमाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट है हिमालय की दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है। ठीक है, यहाँ पूछा है हिमालय की दक्षिण में कौन सा उत्तरतम है, तराई, भाबर, खादर और बांगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मान लो ये है, ये क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, ये क्या है, ये हिमालय है। ये हिमालय का उत्तर हो गया और ये हिमालय का दक्षिण हो गया।
इसमें पूछा है कि हिमालय के दक्षिण में भी उत्तरतम कौन सा है। तो क्या होता है कि हिमालय से नदियां प्रवाहित होकर जब मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं तो क्या होता है, ये मान लो यहाँ से नदियां निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं, तो पर्वतों को काटकर अपने साथ में लेकर आती हैं, ठीक है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में से जब नदियां निकलती हैं तो क्या होता है, ये अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, ठीक है, बहुत सारे अवसाद अपने साथ में लेकर के आती है ऐसे। तो इनका यहाँ पर शंकु के आकार में जमा कर देती है, ठीक है। जो पर्वतपदीय क्षेत्र है वहां पर कंकड़ पत्थरों का जो है ऐसे शंकु के आकार में जमा कर देती है। तो इस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है भाबर। भाबर। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये नदियां हैं, ये नदियां वापस इन क्षेत्रों में, जो भाबर है यहाँ पर ये नदियां गुम्फित हो जाती है, यानी इन पत्थरों के नीचे प्रवाहित हो रही थी, हमें दिखती नहीं है। फिर जो भाबर क्षेत्र है उसके बाद में नदियां धरातल पर ऊपर निकलती है। ये मान लो कि यहाँ पर ये भाबर, ये नदियां ऊपर निकलेंगी, ठीक है, इस क्षेत्र में ऊपर निकलेंगी, ठीक है। तो जहां पर नदियां ऊपर निकलती हैं उसको कह दिया जाता है तराई। तराई यानी ये दलदली क्षेत्र होता है, इसको कह दिया जाता है तराई। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। उसके बाद में नदियां कहाँ प्रवेश करेंगी, ये करेंगी मैदानी क्षेत्र में। ये है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये दो तरीके के मैदान बनाती हैं, एक तो नवीन जलोढ़ मृदा के, नवीन जलोढ़ मृदा, एक है पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़ है उसको क्या कह दिया जाता है, नवीन जलोढ़ को कह दिया जाता है खादर, और जो पुरानी जलोढ़ है उसको कह दिया जाता है बांगर। बांगर। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, खादर बांगर का भी, ठीक है। तो इनका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले है भाबर, ठीक है, उसके बाद में है तराई, उसके बाद में हो जाएगा खादर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सबसे दक्षिण में सबसे दक्षिण में नहीं पूछा, यहाँ पूछा है उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा आ जाएगा, भाबर अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन एक है गंडक, दूसरा है सोन, तीसरा है तिस्ता और चौथा है कोसी नदी। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। कोसी नदी जब पर्वतों से उतर रही होती है तो अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर के आती है, जिससे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और वहां हमें बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। गंडक सोन क्या है, गंडक सोन क्या है, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और सोन नदी है, सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र गंगा नदी की सहायक नदी है, वो है सोन। तिस्ता नदी क्या है, तिस्ता नदी जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल से प्रवाहित होती हुई, यानी पश्चिमी बंगाल से प्रवाहित होती हुई, उसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, बांग्लादेश में जाकर के किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में, यानी तिस्ता नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन एक है रिचार्ड हार्टसॉन, दूसरा है विडाल डी लाब्लास, तीसरा है अल्फ्रेड हैटनर, चौथा है एलन सी सैम्पल। तो इसमें देखो, अपनी एक तो 12वीं क्लास की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और एक 11th क्लास की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इनमें है ना, मतलब 5-6 डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि भूगोल के धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से, देखो कुछ कीवर्ड होते हैं उनको आपको पकड़ना होता है, कारणात्मक रूप से तथ्यों में भिन्नता, ठीक है, इस शब्द को यहाँ पर हमें पकड़ना है, तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, हेटनर। फिर उसके बाद में है रिचर्ड हार्टसॉन। तो रिचर्ड हार्टसॉन है, उसकी जो परिभाषा है उसमें हमें कौन सा कीवर्ड पकड़ना है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक, इसमें देखना है धरातल के
के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता या क्षेत्रीय भिन्नता का क्षेत्रीय भिन्नता के तथ्यों का तथ्यों की व्याख्या करना। ठीक है, तथ्यों की व्याख्या व वर्णन करना। वर्णन किस में आ जाएगा? वर्णन करना। ये किसकी डेफिनेशन है? इसमें हमें कीवर्ड पकड़ने हैं कि प्रादेशिक इसमें कीवर्ड पकड़ना है कि धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता के जो तथ्य हैं उनकी व्याख्या व वर्णन करना किस में आ जाएगा? भिन्नता का वर्णन व्याख्या करना किस में आएगा? ये आ जाएगी हार्टसोन की। इसके अलावा ब्लास की भी दी हुई है। ब्लास की अभी तक कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप एक बार जाकर के इसको पढ़ लेना। इसकी सैंपल की बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही बार पूछी गई है। अभी भी एक एग्जाम हुआ था जिसमें इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, कौन सा कलर है? इसकी डेफिनेशन है, आपको एक ही शब्द याद रखना है, अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव। व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन क्या है? भूगोल का अध्ययन है। ये डेफिनेशन है इसमें किसकी? ये है। तो इसमें हमें एक शब्द याद रखना है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। ठीक है, इसी से अपना सैंपल का जो आंसर निकल जाएगा। तो जो हार्टसोन है उसमें रखना है धरातल के प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता, और जो हेटनर है, हेटनर वाले में हमें रखना है तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन। कौन से तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन? कि कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे कीवर्ड्स पकड़कर ही हम किसी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। याद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों वाली बौछार की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है। ऑप्शन एक है कॉफी, दूसरा है चाय, तीसरा है फूलों, चौथा है आम। ये वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, कितनी ही बार पूछा गया है पता ही नहीं। ठीक है, ये जो प्री मानसून वर्षा होती है, ये सभी के, ये क्या है? फूलों की बौछार, ये है प्री मानसून वर्षा। ठीक है, फूलों की बौछार प्री मानसून वर्षा, इसको जो है केरल में कहा जाता है। फूलों की वर्षा क्यों कहा जाता है? केरला लिख दिया। ठीक है, केरल में क्यों कहा जाता है? कि जब ये बारिश आती है तो वहां पर कॉफी के या कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसीलिए इसको फूलों की बौछार कहा जाता है। इसके अलावा जो है केरल और कर्नाटक में एक और नाम दे दिया जाता है, ये हमें याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, एक है आम्र वर्षा, एक है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा कहाँ है? ये केरल और कर्नाटक में। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आने से जो है आम जल्दी पकने लगते हैं, आम की फसल के लिए ये है लाभदायक होती है। उसके बाद में और नाम दिया हुआ है, एक है काल वैसाखी। काल वैसाखी, इसको कह दिया जाता है पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में जब काल वैसाखी आती है यानी प्री मानसून जो वर्षा आती है, इनके ये स्थानीय नाम है। ठीक है, तो इसको ये जो है बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है यहाँ पर विनाशकारी होती है, जब भी आती है यहाँ पर नुकसान करके जाती है। इसके बाद में एक और शब्द दिया हुआ है जिसका नाम है बारदोली छेड़ा। बारदोली छेड़ा, बारदोली छेड़ा, ये कहाँ का कहा जाता है? इसको कहा जाता है असम में। ठीक है, और ये चाय के लिए, पटसन के लिए, चाय, पटसन और चावल, इन सब के लिए कैसी होती है? ये लाभदायक फसल होती है। तो आपको ये सभी नाम याद होने चाहिए। ये एग्जाम में इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए हैं कि पूछो ही मत, कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जगह से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो के समय पेरू तट के जल का तापमान बढ़ जाता है, यानी जब एल नीनो की घटना घटित होती है तो पेरू तट का तापमान कितना बढ़ जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 5 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 15 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एल नीनो की घटना है वो क्या है, जैसे ये क्या है, ये मान लो ये है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से निकल रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो कभी किन्हीं कारणों से क्या होता है, यहाँ है पेरू तट, ठीक है, ये है पेरू, ये है पेरू, यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है पेरू धारा, या फिर हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने इसको खोजा था। ये कैसी धारा है? ये है ठंडी धारा, ठीक है, ठंडी धारा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इसका क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यापारिक हवाएं हैं उनके चलने से जो ठंडा पानी है उसका उद्वेलन होता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी धारा प्रवाहित होती है। और जब ठंडी धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर पेरू तट पर यहाँ के लिए ये लाभदायक होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से कभी कभी क्या होता है कि जो ये भूमध्य रेखा है इसके सारे एक विपरीत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ये जल कई बार क्या होता है कि जो ये ठंडी धारा प्रवाहित हो रही है इसको यहाँ पर इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो पेरू है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है पेरू तट का, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर भयंकर बारिश आती है और यहाँ पर जो है बहुत सारा नुकसान, मछलियों का, इन सब का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब एल नीनो आता है यहाँ भी नुकसान होता है और अपने इंडिया में भी मौसम थोड़ा लेट पहुंचता है और सूखे की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा है कि एल नीनो के समय पेरू तट का तापमान कितना बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन एक है 22.25, दूसरा है 23.28, और तीसरा है 24.25, और चौथा है 25.28 है। तो ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, नई वाली में इसको हटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, 23.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, और चौथा है पंजाब। तो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित कौन सा होगा? अपने एनसीईआरटी में 3 क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है असम, ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है बिहार, और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको याद होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? ठीक है, ऑप्शन एक है कर्नाटक का पठार, दूसरा है गुजरात का कच्छ, तीसरा है आंतरिक ओडिशा, और चौथा है मालवा का पठार। तो इसमें पूछा है कि भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पर वार्षिक वर्षा है वो 90 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 90 mm से भी कम होती है, ठीक है, मिलीबार से भी कम होती है। तो ऐसा क्षेत्र क्या हो जाएगा? अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, और अपनी एनसीईआरटी में 2 जगह के और नाम लिखे हुए हैं, एक है बाड़मेर, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, एक है जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। और ये जो बाकी क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार है, आंतरिक ओडिशा है, और मालवा का पठार है, ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्रोड को तूफान की आंख कहा जाता है। ऑप्शन एक है पक्षाव मेघ, दूसरा है कपासी वर्षा, तीसरा है वर्षा मेघ, और चौथा है मेघ रहित। तो क्या होता है कि जैसे ये मान लो, ये क्या है? ये है तूफान की आंख। किसकी आंख बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं हम तूफान की आंख। इसको तूफान की आंख या केंद्र या चक्षु कह दिया जाता है, ठीक है, चक्षु। इसके चारों तरफ क्या है? ये है इसकी चक्षु बीती। ये क्या है? ये है चक्षु बीती, ठीक है, यहां तक चक्षु भीति। तो
इसमें क्या होता है कि ये जो आंख है ये क्या है, ये तूफान की आंख है, तूफान की आंख। कौन सी, ये वाली जो हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ये है तूफान की आंख। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गर्म हवाएं हैं, जो यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाओं का अवतलन होता है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्म हवाओं का अवतलन हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जहां पर गर्म हवाएं बैठती हैं वहां पर सूखे की स्थिति होती है, यानी वहां पर बारिश नहीं होती है। ये वाला क्षेत्र जो है बादल रहित होता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कैसा होता है, ये बादल रहित क्षेत्र होता है। अधिक तापमान होता है, आर्द्रता कम होती है और बारिश नहीं होती है। चक्सु वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर कपासी वर्षा मेघ पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं, जो चक्षु भित्ति वाले क्षेत्र हैं वहां पर कपासी वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो तूफान की आंख है वो क्या कहा जाता है, यानी मेघ रहित। ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को किस में रखा जाता है, पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को। ऑप्शन एक है कम सुभेद्यता क्षेत्र, दूसरा है मध्यम सुभेद्यता क्षेत्र, तीसरा है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र और चौथा है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। तो किस में रखा जाएगा पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, अत्यधिक सुभेद्यता जो सुभेद्यता क्षेत्र है उसको। और इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को रखा जाएगा, और एक तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्रों को, ठीक है। और एक जो अपना उत्तर पूर्वी भारत है उसमें जो स्टेट आते हैं उत्तर पूर्वी भारत को, एक इसमें आ जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है। एक है इसमें जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों को इसमें रखा गया है। और साथ ही साथ में किसको रखा गया है, पश्चिमी घाट को, ठीक है, पश्चिमी घाट को। इसके साथ साथ में और जो मतलब अत्यधिक जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनकी वजह से भी उन क्षेत्रों में भी जो है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र होते हैं, और जो भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन बाकी के ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानचित्र पर क्षेत्रफल के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन एक है रोटामीटर, दूसरा है क्लाइनोमीटर, तीसरा है प्लेनीमीटर और चौथा है एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि मानचित्र है उस पर एक क्षेत्रफल को कैसे मापा जाता है, किसके माध्यम से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना देखो, पहला रोटामीटर क्या है कि रोटामीटर जो पाइपों में गैस या तेल प्रवाहित हो रहा है उसके आयतन की मतलब जो उनकी जो गति है या आयतन है इस तरीके से कुछ उसको मापा जाता है। क्लाइनोमीटर में क्या होगा, क्लाइनोमीटर में किसी वस्तु का धरातल से मतलब उसका जो झुकाव है वो कितना है उसको क्लाइमेटोमीटर में देखा जाता है। मानचित्र पर जो क्षेत्रफल है उसको किसमें मापा जाता है, ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। प्लेनीमीटर में जो प्लेनीमीटर है उसको इसमें मापा जाता है, ठीक है। एक है एनीमोमीटर, इसमें हवा की गति को मापा जाता है, हवा की गति को। और इसमें किसी भी वस्तु के जो कोण है या झुकाव है उसको मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का दृश्य स्पेक्ट्रम के बीच होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा गया, कितनी ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऐसे लग रहा है हर एग्जाम में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का दृश्य स्पेक्ट्रम किस किस के बीच है, इतनी बार रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन की पूछो मत। तो ऑप्शन नंबर अपना एक है लगभग 400 से 580 नैनोमीटर, दूसरा है लगभग 480 से 700 नैनोमीटर, और इसमें तीसरा है कि 400 से 700 नैनोमीटर, और चौथा है 400 से 750 नैनोमीटर। ये तो कोई भी इसका आंसर लगा देगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में समोच्च रेखाएं, ये क्या कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखाएं नजदीक हों और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरोत्तर दूर दूर हों तो इसका प्रतिफल क्या होता है। ऑप्शन एक है अवतल ढाल, दूसरा है उत्तल ढाल, तीसरा है खड़ी ढाल और चौथा है मंद ढाल। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ही पूछा गया है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल ढाल, सॉरी अवतल ढाल। जब इसका विपरीत होता है कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं और नीचाई वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखाएं पास पास होती हैं, तो उसमें आ जाएगा उत्तल ढाल। देखो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, जैसे ये क्या है, ये मान लो ये है कोई उत्तल ढाल है ऐसे, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि उत्तल ढाल और अवतल ढाल कैसे बनते हैं, ये बन गया अवतल ढाल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो समुच्च रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये मान लो ये ऐसे बिल्कुल पास पास खींची जाएंगी। जैसे जैसे इसका ढाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच की दूरी भी, समोच्च रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी भी ऐसे बढ़ती जाएगी। इसमें क्या है कि पहले क्या होता है, बीच में जो है इनकी दूरी दूर दूर होती है और फिर जैसे जैसे पास जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है इनकी दूरी पास पास आती जाती है। तो ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो हम ये ऊंचाई वाला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, इसमें क्या है कि समोच्च रेखाएं ऐसे ऐसे हम समोच्च रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। तो समोच्च रेखाएं क्या है, पास पास है, ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और ये है नीचे नीचे वाले क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, समोच्च रेखाएं हमें ऐसे दूर दूर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हो सकता है आप कभी भी ना भूलें, इसमें कंफ्यूजन बहुत बार होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया अवतल ढाल, अवतल ढाल, और ये है उत्तल ढाल, उत्तल ढाल। ये तो पता है कि उत्तल ढाल और अवतल ढाल कैसे होता है, ऐसे होता है, ये हो जाता है उत्तल, और जब ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है वो है अवतल। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो समुच्च रेखाएं हैं वो क्या है, वो दूर दूर है, ऐसे दूर दूर है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, पास पास आती हुई जाती है। तो अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, अवतल ढाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत आधार एवं संकीर्ण शिखर वाला आयुलिंग पिरामिड है, क्या है? ऑप्शन एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इसमें नाइजीरिया, और तीसरा है जापान, और चौथा है फ्रांस। तो इसमें पूछा है कि जिसका आधार तो विस्तृत होता हो और जो शीर्ष है वो संकीर्ण होता हो, तो वो किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना एक राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो इसमें पूछा है कि उसका जिसका आधार, आधार तो क्या हो, विस्तृत हो, और जो शीर्ष है वो संकीर्ण हो, यानी त्रिभुजाकार जो आता है वो किस में आ जाएगा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में क्या होता है कि इस प्रकार की संरचना हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पे उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होती है। तो जहां उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है तो इसमें क्या होता है कि जो वृद्धावस्था है, जो वृद्ध जन है वो हमें कम देखने को मिलते हैं, और जो मतलब बालक या जो छोटे जो युवा जनसंख्या है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो मानचित्र है वो अल्प विकसित जो देश होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। उसमें आंसर कौन कौन से आ जाएंगे अपने? इसमें आ जाएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, मैक्सिको, एक है बांग्लादेश, ये अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बांग्लादेश। ये किस में आ जाएंगे? त्रिभुजाकार वाले जो आयुलिंग पिरामिड है उसमें। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर हमें ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, तो जनसंख्या वृद्धि दर हमें स्थिर देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा है कि विस्तृत आधार और संकीर्ण शिखर, तो ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक और आता है घंटी के आकार का, ठीक है, घंटी के आकार का। घंटी के आकार का किस में होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है? घंटी के आकार का पिरामिड हमें देखने को मिलता है। ये किस चीज को दर्शाता है? ये वाला तो ये जो है, ये जो त्रिभुजाकार है ये दिखाता है स्थिर जनसंख्या को या जनसंख्या वृद्धि दर को, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर को। लेकिन जो घंटी के आकार का है वो दिखाता है स्थिर जनसंख्या को, स्थिर जनसंख्या को, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में है एक और आता है, इसमें आता है कौन सा आता है? एक आता है इसमें कि जिसका आधार संकीर्ण हो, आधार संकीर्ण, ठीक है, और शीर्ष कैसा होता है? शीर्ष सुंडाकार। इस प्रकार का जो पिरामिड है, आयुलिंग पिरामिड, कहाँ देखने को मिलता है? जापान में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जापान में यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है या तो नगण्य होती है या फिर
ऋणात्मक होती है या फिर क्या होती है, ऋणात्मक देखने को मिलती है। तो इसके साथ साथ में हमें इन सबके जो एग्जाम्पल हैं या फिर इनके जो आयुलिंग पिरामिड है, इनका जो आकार है वो भी हमें याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों को भेजने के लिए बिग इंच का प्रयोग, बिग इंच का प्रयोग किया जाता है। बिग इंच क्या है, ये एक पाइपलाइन है जिसका नाम है, पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है जल, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है दूध। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी से जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यूएसए के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पर क्या होता है कि जो बिग इंच पाइप है उसके द्वारा पेट्रोलियम को भेजा जाता है। इसके अलावा है दूध। दूध जो है, जो न्यूजीलैंड के फार्म है, न्यूजीलैंड के जो फार्म है वहां से दूध को पाइपों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये इसकी आंसर की दी हुई है। और आज की जो क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी की हम मैराथन भी लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।